सुबह बखैर, सलाम है सुबह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जागो लाहौर और मैं हूं आपके साथ सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, गवर्नमेंट ने तो आपको अच्छी खबर सुना दी है जी। 9 मई से मरहलावार लॉकडाउन में नरमी कर दी जाएगी। छोटी मार्केटें और बाजार सहरी से लेकर शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत होगी, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बादस्तूर बंद ही रहने वाली है और हफ्ते में 2 रोज हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। सिर्फ फार्मेसीज और खाने पीने की अशिया की दुकानें खुली रह सकेंगी। दूसरी जानिब तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रखने का फैसला सामने आया है। बच्चों के लिए तो खुशखबरी ही है कि बोर्ड के इम्तिहानात भी ना करवाने का फैसला हुआ है। कौमी राब्ता कमेटी के अहम इजलास में ये फैसले सामने आए हैं, जिसका बाकायदा ऐलान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद भी एक ख्वाब बनकर रह गया है। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर ने अस्पतालों में मास्क लाजमी पहनने की हिदायत की थी, लेकिन इन हिदायत पर अमल दरामद करवाने वाला कोई भी मौजूद नहीं। अस्पतालों में मरीज और उनके रिश्तेदार बिना मास्क के घूमते फिरते हैं और उनको गेट पर कोई पूछने वाला, कोई रोकने वाला भी मौजूद नहीं है। शहर की सूरत हाल, SOPs पर अमल दरामद, लॉकडाउन में नरमी के हवाले से प्रोग्राम में हम मजीद भी बात करने वाले हैं। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। पार्क्स आने वाले वक्त में खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, इसका फैसला तो बाद में होगा, लेकिन अभी जो सिफारिशात पेश की जाने वाली हैं उन हवाले से हम बात करें। शिखजन, आने वाले वक्त में अभी हम ब्रेक पे भी बात कर रहे थे कि तकरीबन कोई 15-16 रोज़ के बाद ईद भी आने वाली है, तो अभी पार्क खोलना एक बहुत बड़ी इमरजेंसी को दावत देने के मुतरादिफ भी हो सकता है। तो बनाए हैं उनके ऊपर अमल दरामद करके पार्क्स को खोल दिया जाए तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कोई हर्ज नहीं है इसमें। लेकिन ये एक ऐसी हम वबा में फंस चुके हैं कि पूरी कौम को इसमें साथ देना होगा। सिर्फ PHA कुछ नहीं कर सकता, अवाम भी देखे, क्योंकि कौम ही साथ नहीं दे रही। हाँ, अगर कौम ने साथ देखे कि आप देखें सड़कों के ऊपर रश देखें, लोग आधे शटर खोल के दुकानों पे काम कर रहे हैं। तो इसी तरह पार्क्स में है कि अगर एक छोटा सा ऐलान हो गया कि पार्क्स खोल दिए गए हैं, तो आप देखें कि वैसे ईद के दिन ये जो 6 बड़े पार्क्स हैं, इसमें ऑलमोस्ट 12 से 13 लाख लोगों की सर्कुलेशन होती है। तो अभी हाँ, और अभी तो लोग आएंगे भी ऑलमोस्ट 50 दिन बाद, तो वो कितने फ्रस्ट्रेट होके पार्क्स का रुख करेंगे। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर बड़े सख्त SOPs और बड़ी सख्त इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है, ताकि ये इस कैंपेन में इसको बचाने के लिए, कोरोना वायरस से बचाने के लिए जो हम सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, उसमें ये चीज़ बेहतर साबित हो सके। लेकिन ईद के हवाले से खुसूसी तौर पर प्लान करना होगा। गिलानी साहब, एक तो ये ईद वाला चैलेंज है, दूसरा ये बताइए कि SOPs क्या तय किए हैं आपने, क्या पेश किए जाएंगे, क्या मास्क पहनना लाजमी करार होगा, किस तरह से पार्क खोलने की आप इजाज़त मांग रहे हैं? अच्छा, जो चीज़ हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं उसमें यही है कि पार्क्स को जो वॉक करने वाले लोग हैं, जो वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए खोला जाए, इंडिविजुअल्स के लिए खोला जाए। बिल्कुल ठीक शेख साहब ने बताया कि ईद के दिनों में हमारा जो फुटफॉल है वो लाखों में होता है, ख़ास तौर पे जो बड़े पार्क्स हैं। और फैमिलीज़ के अंदर एक होता है कि छुट्टियाँ हैं और सेलिब्रेशंस हैं और वो लोग पहुँचते हैं पार्कों के अंदर। और इस वाले इन्वायरमेंट में कि तकरीबन 1.5 महीना हो गया, लोग घरों में एक तरह से ऑफिशियली तो इस तरह से कि वो कैद हैं और बच्चों को ख़ास तौर पे लोग नहीं निकलने देते, तो एक प्रेशर ज़रूर होगा कि वो लोग आएँ। तो अभी इसकी क्योंकि दोनों एस्पेक्ट्स हैं इसके, कि जहाँ पे नेसेसिटी है वो और कहाँ पे इंजॉयमेंट है वो, तो हतमी फैसला तो ऑब्वियसली जो हमारा नोटिफिकेशन आएगा उसमें है। लेकिन हमारी तरफ से ये है कि जो लोग वॉक करना चाह रहे हैं इंडिविजुअल्स के तौर पे, उनको आने दिया जाए। उसके लिए मास्क पहनने ज़रूरी हो। हम अपने तौर पे भी ये करेंगे और हमने पहले भी किया कि पॉइंट्स रखेंगे जहाँ पे लोग अपने हाथ धो सकें। हमने शुरू में भी, जब अभी हतमी तौर पे पार्क्स बंद करने का ऐलान कुछ दिन बाद हुआ, तो उसमें भी हमने फौरी तौर पे सैनिटाइज करने का, अवेयरनेस कैंपेन्स का और वहाँ पे मुसलसल हाथ धोने के पॉइंट्स अपने बड़े पार्क्स में बना दिए थे। अभी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, क्योंकि वो जो कमेटी है वो हर एस्पेक्ट को देख रही होती है, वो फाइनल डिसीजन करेगी कि पार्क्स को किस लिमिट तक खोलने। तो मेरा ये ख्याल है कि पार्क्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स की हद तक जो डेली बेस पे आके वॉक कर रहे हैं, जिनके लिए जैसे बताया गया कि अगर वो वॉक करते हैं उनकी हेल्थ बेहतर होती है, तो इम्यून सिस्टम बेहतर है, अगर हेल्थ बेहतर है तो बहुत सारे आपका हॉस्पिटल में प्रेशर कम होता है, तो उस हद तक तो पार्क्स को खोला जा सकता है। लेकिन जो लिमिटेशंस है, लेकिन जो फैमिली के साथ अगर होगा, ऑब्वियसली वहाँ पे एक रिस्क होगा और वो नेसेसिटी नहीं है, वो एक इंजॉयमेंट है। तो ऑब्वियसली जब एक इतना बड़ा पैंडेमिक है तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम नेसेसिटीज़ की तरफ जाएं, जो अपनी इंजॉयमेंट है या इस तरह की बाकी एक्टिविटीज है उसको कर्टेल कर लिया। बिल्कुल। शेख ज़ैन, मुझे ये बताइए कि 1.5 महीना हो गया है लॉकडाउन को,
पीएचए ने इस लॉकडाउन का कोई फ़ायदा उठाया? क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी शजरकारी मुहिम होती है, पौधे लगाए जाते हैं, एक शिकायत ये भी आती है कि जब पार्क में बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, वो उनको ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे पौधे ग्रो ही नहीं कर पाते। अब 45 दिन मुकम्मल बंद था, कोई फ़ायदा उठाया गया है? गिलानी साहब से मैंने बाद में पूछना है। अच्छा, वैसे ये पीएचए को क्रेडिट देना चाहिए कि इन्होंने छुप छुपा के ना शजरकारी ये करते रहे हैं, मीडिया को नहीं बुलाते रहे कि कहीं ये ना कहें कि आप समाजी फासले की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जो मिल्वॉकी एक टेक्निक है उसके तहत भी जंगल लगते रहे हैं, और इसके अलावा जो प्लांटेशन है वो भी इसमें होती रही है। गो के मेरी नज़र से देखा जाए तो इतनी मैसिव कैंपेन नहीं हो सकी, लेकिन इसके बावजूद इस वबा के दौरान भी शजरकारी करना एक अच्छा अमल है, और पीएचए को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इन 45-46 दिन सो के घरों पे नहीं गुजारा, कुछ ना कुछ काम करते रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी हुई थी तो उसके बाद जो पीएचए के बागबान हैं वो सड़कों के ऊपर नज़र आना शुरू हो गए थे। हमने हाईलाइट भी किया कि आप इनको जो हिफाजती तदाबीर हैं एटलीस्ट वो यूज़ करवाएं, चाहे उन्होंने नहीं की लेकिन वो काम कर रहे हैं अभी भी सड़कों के ऊपर। गिलानी साहब, कितना आपने लॉकडाउन से फ़ायदा उठाया और आपने भी हिफाजती तदाबीर अपने वर्कर्स को नहीं पहुँचाई और उन्होंने नहीं अपनाई? अच्छा देखें, दो चीज़ें इसमें हुई हैं। ऑब्वियसली जब ये सिनेरियो हुआ, जो जिस लेवल पे हमने कैंपेन अपने डिज़ाइन की हुई थी, क्योंकि ये वो मौसम होता है, साल में 2 मौसम है, मानसून और स्प्रिंग, तो ये स्प्रिंग का मौसम था। जिस लेवल पे हमने कैंपेन डिज़ाइन की हुई थी वो तो हम सच्ची बात है नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे अपने प्लांट्स अपने कुछ डोनर्स से लेने थे जो कि मार्केटिंग साइड से हमारे लोग हैं। ऑब्वियसली जब वो सारा बिजनेस ही क्लोज हो गया तो हमारे उधर से वो डोनेशंस और वो उस तरह से चीज़ें नहीं हो सकी। लेकिन अगेन हमने इसमें एग्जैक्ट फिगर में ले लूँगा, लेकिन हम वो फिगर क्रॉस कर गए हैं कि जो पिछले 5 सालों में जितने पौधे लगे हैं 13 से 18 में, उससे ज़्यादा पौधे इस सीज़न में भी लगा दिए। जैसे जैन साहब ने बताया, ग्रेटर पार्क की कोई सुनी गई कि नहीं, हमेशा हम उसकी निशानदही करते हैं कि वहाँ पे अशद कमी है। मैं आपको उसके ऊपर एक्चुअली मैं उस पर भी 1 मिनट आता हूँ कि जो हमने जो डिज़ाइन किया था, जैसे जैन साहब बता रहे थे, हमने बहुत सारी जगहों पे अपने टारगेट के करीब जाने की कोशिश की। वो वाले प्लांट्स जो हमारे डोनेशन से आने थे, उसके अलावा उसकी एग्जैक्ट फिगर है मेरे ख्याल 2 लाख के करीब है, मेरे पास एग्जैक्ट वो अपडेट अभी मैं ले लूँगा तकरीबन। लेकिन हम जो पिछले 5 सालों में BMLN के टाइम पे था, अगेन उसको हमने हर सीज़न में उसको बीट कर रहे हैं, तो इस सीज़न में भी हम उसको क्रॉस कर गए हैं। नंबर 1 तो ये था। नंबर 2 जो आपने कहा ग्रेटर इकबाल पार्क, अच्छा उसमें 2 चीज़ें हैं। एक्चुअली वो पार्क जब बना तो वो एक बड़ा प्लान का एक हिस्सा था, उसके अंदर एक डिज़ाइन आया और डिज़ाइन के अंदर वो जाके प्लान हुआ, उसमें दरख्त निस्बतन कम थे, कोई शक नहीं। फिर हमने क्या किया, हमने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को कहा और जो हमारी जो पॉलिसी थी उसके अंदर कि अब क्योंकि वो ऑलरेडी आपके प्ले लैंड्स भी आपने रखने हैं, ओपन एरियाज भी, प्लॉट्स भी रखने हैं, और वहाँ पे आपकी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम भी बना दिया गया, बाकी चीज़ें भी हैं, उनको भी मेंटेन करना है। तो हमने वहाँ पे जो हमारी पेरिफेरीज होती हैं, जो चारों तरफ में अगर आप जाके देखें जी, पिछले ये नहीं तकरीबन 1.5 साल के अंदर, 1.5 से 2 साल के अंदर वहाँ पे थाउजेंड्स की तादाद में ट्रीज लगाए गए हैं। वो पेरिफेरीज हैं जहाँ पे हमारे वॉकवेज हैं, क्योंकि वो तो परमानेंट डिजाइन है, तो हम प्लाट को छेड़े बगैर हम वो वॉकवेज की साइड्स पे और बाकी जगहों पे काफी वहाँ पे प्लांटेशन की। वक्त की किल्लत है, मैं चाहूंगी जल्दी से हमें ये बता दीजिए कि जो आप सिफारिशात करने वाले हैं वो कब तक उन तक पहुँचा दी जाएंगी और फैसला कब तक मुतवक्के है पार्क्स के हवाले से? अच्छा, जो सिफारिशात है वो तो हमने पहुँचा दी है, वो क्योंकि देखिए जैसे बताया कि सेक्रेटरी हाउसिंग और डिपार्टमेंटल चीजें होती है, सारे सेक्रेटरीज बैठ के वो जो डिपार्टमेंटल एक प्रोसीजर है वो तो हमारी सिफारिशात चली गई है। मेरी इवन सीएम ऑफिस में भी बात हुई थी, तो वो अगेन वहाँ पे भी उन्होंने ये बताया कि हम दोनों चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले वो वहाँ पे कंसिडरेशन चल रही थी कि जहाँ पे भूख से और बीमारी से मरने का एलिमेंट है कि वहाँ पे ऐसी ना हो प्रॉब्लम, खुदा ना खास्ता बीमारी से लोग मर रहे हों, और खुदा ना खास्ता एक ऐसा बैकलैश आए कि लोग रोज़गार नहीं है, पैसा घर में नहीं लेके जा सकते, खा नहीं सकते, तो वो ज़्यादा प्रायोरिटाइज थी, अर्जेंसी थी, उसके ऊपर डिबेट्स हुई हैं। इसके ऊपर भी वहाँ पे डिबेट नहीं हो सकी, इंशाल्लाह मेरा ख्याल है आज या कल में डिबेट होगी, जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें फिर हतमी फैसला सामने आ जाए। हतमी फैसला साहब, यकीनी तौर पर शेख ज़ैन पार्क्स के हवाले से लोग भी खास तौर पर जो मॉर्निंग वॉक के लिए या फिर इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं वो खासे इंतजार में है। वो सिदरा बहुत रेगुलर है, वो इसी तरह रेगुलर है जिस तरह कोई एक बंदा रोज अपने घर जाता है, इसी तरह उन्होंने वॉक करने बच्चा रोज स्कूल जाता है, हाँ वो इसी तरह उनके लिए रेगुलर। अल्टीमेटली उनके लिए फैसला इनको जल्द अज जल्द कर लेना चाहिए। वो लोग कितने दिनों से, उसमें 2-3 लोग मेरे से भी नाराज हुए, कहते हैं चेयरमैन है आप हमें वॉक की इजाजत नहीं दे बहुत सकते। शुक्रिया गिलानी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। शेख ज़ैन आपका भी बहुत शुक्रिया। पार्क्स में जॉगिंग करने वाले अफराद को इजाजत मिलेगी नहीं मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, आने वाले वक्त में फैसला होगा। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो मुसलसल केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यकीनी तौर पर कल से लॉकडाउन में नरमी हो जाएगी, टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई है, तो आने वाले दिनों में एकदम से तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 25,736 मुसद्दिका मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि लाहौर में बात की जाए तो लाहौर में अब तक 3,449 केस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि 6,464 ऐसे मरीज हैं जो कि सेहतयाब होकर अपने घरों को भी जा चुके हैं। टेस्टिंग की कैपेसिटी कितनी बढ़ गई है, ये टेस्ट जो कोरोना के हवाले से किया जा रहा है, ये दीगर टेस्टिंग की निस्बत कितना मुख्तलिफ है। आने वाले वक्त में हम मजीद एंटीबॉडीज़ के हवाले से जो टेस्ट की एक बात की जा रही है, क्या हम लोग भी उस तरफ जा रहे हैं, वो कितना सूदमंद साबित होगा, इन तमाम मामलों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर गजाला रूबी साहिबा हैं, डायरेक्टर रिसर्च हैं, जनरल अस्पताल से आपका ताल्लुक है। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद काज़मी हमारे साथ मौजूद होंगे। सज्जाद साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये जो PCR टेस्ट हो रहा है कोरोना के लिए स्पेशली, ये जो बाकी हम टेस्ट कराते हैं उससे कैसे मुख्तलिफ है और कितना मुख्तलिफ है? PCR एक्चुअली इज़ द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट। अभी तक जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी एडवांसमेंट हो चुकी है, एवरीबॉडी सेड, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी आप टेस्ट करवा लेते हैं, चाहे वो रूटीन है, चाहे इलाइजा है, चाहे एंटीबॉडीज़ हैं, चाहे दूसरे टेस्ट हैं, उन सब की निस्बत PCR इज़ मोर डोमिनेंट, मोर प्रेफरेबल, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव एंड मोस्ट स्पेसिफिक। इवन अगर पेशेंट एक्सपोज भी हुआ है इस वायरस से, तो विद इन 1 डे आप उसका PCR टेस्ट करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि PCR इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, नंबर 1। नंबर 2, PCR इज़ मोस्ट सेंसिटिव in this sense that if the patient or the person who has been exposed to this virus has even 10 or 15 or 50 number of the virus, it can be detected by the RT-PCR, which we are doing to diagnose the COVID-19 in Pakistan as well. And now we have multiple labs which are doing, कि हमने सिर्फ 1 या 2 या IPH पे या किसी और लैब पे बोझ नहीं डाला हुआ। टीचिंग हॉस्पिटल्स ने भी काम शुरू कर दिया। टीचिंग हॉस्पिटल में माशाल्लाह सबसे पहले जनरल हॉस्पिटल लीड द क्रेडिट, उसके बाद जना हॉस्पिटल, और अब PKLI भी कर रहा है, और उसके बाद कुछ प्राइवेट लैब भी सामने आई हैं इसको करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद अगर हम इलाइजा करवाएं या कुछ और करवाएं, तो अल्टीमेटली फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द टेस्ट वी हैव टू गो फॉर द RT-PCR टेस्ट। ठीक है डॉक्टर साहब, कितने इस वक्त टेस्ट हो रहे हैं जनरल अस्पताल में? कैपेसिटी कितनी है? रोजाना की बुनियाद में कितने टेस्ट किए जा रहे हैं? देयर इज नॉट अ फिक्स अमाउंट। हाँ, आपको ये पता है कि टेस्ट की रिक्वेस्ट ही बहुत बढ़ गई है। ठीक, कहाँ हमें सिर्फ रिक्वेस्ट आती थी 100 टेस्ट की, 80 टेस्ट की, 120 की, अब एक दिन में वी आर हैविंग मोर देन 400 टेस्ट। ठीक, इवन हमारे हॉस्पिटल की रिक्वेस्ट जो है वो अब 150 to 200 हो गई है। अब हमारे हॉस्पिटल की इतनी डिमांड है, इतनी रिक्वेस्ट है कि वो एक दिन या आधा दिन हमें हॉस्पिटल के सैंपल्स को प्रोसेस करने में गुजर जाता है। लेकिन उसके अलावा हम कुछ और हॉस्पिटल्स को भी कवर कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल जिनके यहाँ ये वाली फैसिलिटी नहीं है। और ऑन द टॉप ऑफ दैट, वो आपके डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ये टेस्ट नहीं हो रहा, एक लोकल पंजाब हेल्थ गवर्नमेंट ने एक सेंटर बनाया है जहाँ से फिर वो टेस्ट हमें प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज वी हैव टू रिपोर्ट देम देयर वेयर वी आर रिसीविंग द सैंपल्स। ठीक है काज़मी साहब, मुझे ये बताइए, ये टेस्टिंग कैपेसिटी की जब भी हम बात करते हैं तो अभी भी कोशिश की जा रही है कि इस कैपेसिटी को मजीद बढ़ाया जाए, मजीद लैब्स बनाई जाए। अभी करंट कितनी है पंजाब में? आने वाले वक्त में क्या कहा जा रहा है, कितनी बढ़ जाएगी? जी बहुत शुक्रिया मदीहा। मौजूदा सूरत हाल में तो तकरीबन 5-6 हज़ार के करीब है ये, लेकिन मैं इस पर थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि अगर हम रैंडम और स्मार्ट टेस्टिंग की तरफ जो गवर्नमेंट गई है, अचानक किसी ग्रुप के बड़े पैमाने पे जो टेस्ट किए जा रहे हैं, उसमें मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है। मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए तो 3 से 4%, ये मेरा अपना तजिया है, शायद महकमा ने इसकी तरफ नहीं किया तवज्जो, कि जहाँ पे वो रैंडम या स्मार्ट टेस्टिंग की तरफ जाते हैं किसी ग्रुप में, यूनियन काउंसिल या इलाके के अंदर, तो वहाँ पे 100 में से 3 से 4% लोग मस्ट जो है वो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, आपको पता है कि जिसको अलामात नहीं, वो रूटीन के अंदर एक दूसरे के साथ हंस खेल रहे हैं। ये तो आपको मेन शाहराओं और मेन इलाकों, पढ़े लिखे इलाकों में इसकी पाबंदी नज़र आती है, लॉकडाउन की, सोशल डिस्टेंस की। लेकिन आप अगर इधर पसमानदा इलाकों के अंदर जाएं या दूसरे डिस्ट्रिक्ट, अस्पतालों में चले जाएं, कल आप ही दिखा रहे थे अस्पताल की सूरत हाल, तो बाकी लोगों से हम क्या शिकवा करें?
अब गवर्नमेंट ने ये लागू किया है कि जो भी अंदर आएगा उसको मास्क पहना होना चाहिए, हॉस्पिटल एंट्री गेट के अंदर। लेकिन अफसोस की बात है कि कोई भी बंदा, यहाँ तक कि मरीज को जो व्हील चेयर पे लेके जा रहा है, ना तो मरीज ने पहना है और ना व्हील चेयर लगाने वाले ने। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि ये टेस्टिंग का जो टाइम है पहले 24 घंटे कहा जा रहा था, अब कितना है, और सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है सैम्पलिंग के हवाले से? नाक से सैंपल लेना बेस्ट ऑप्शन है या फिर गले से? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि नाक, नोज इज द नेजोफ्रेंजियल स्वैब उसको कहते हैं। उस टेस्ट का पर्टिकुलर नेम ही है, नेजोफ्रेंजियल स्वैब है। और वो ट्रेन टेक्नीशियंस होते हैं आपके जो ये सैंपल लेते हैं। हर बंदा ये सैंपल नहीं ले सकता। हमने अपने टेक्नीशियंस को ट्रेंड किया हुआ है और वो इस कैपेसिटी में सैंपल लेते हैं और हर जगह पे पेशेंट का सैंपल भी नहीं लिया जाता। सैंपल वहीं लिया जाता है जहाँ पे कोई थोड़ी सी आइसोलेशन हो, बिकॉज टू कीप द पीपल, हेल्दी पीपल अवे फ्रॉम दैट, और ना कि वो खुद भी एक्सपोज हो जो सैंपल ले रहा है, नंबर 1। एंड नंबर 2 ये है कि ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत कि आपका सैंपल प्रॉपरली लिया जाए। जितना प्रॉपर सैंपल होगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा उसका। ठीक है ये। और जो आपका गले वाला सैंपल लोग कह रहे हैं, बहुत सा टाइम उसमें इनहिबिशन आ जाती है, आपका रिजल्ट फॉल्स नेगेटिव आ जाते हैं। फिर वही लोग जो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट के साथ आपकी सोसाइटी में ट्रेवल करते हैं, एक्चुअली दे बिकम द कैरियर एंड पासिंग ऑन दिस वायरस टू द अदर पीपल। तो डॉक्टर साहब ये फिर सिफारिशात क्यों नहीं पेश की जा रही? हमने देखा एक लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट पीपल है जो कि इसी का टेस्ट कराए जा रहे हैं और एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। नहीं, वो मोस्टली जगहों पे नेजोफ्रेंजियल स्वैब ही होता है, यही यूज होता है। सिर्फ पीड्स में चूंकि नेजोफ्रेंजियल स्वैब लेना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे सिर्फ ये ऑप्शन दी गई है कि आप थ्रोट स्वैब लें या ओरल स्वैब लें। लेकिन बाकी सब जगहों पे नेजोफ्रेंजियल स्वैब इज द प्रेफर्ड सैंपल, जिसके ये RT-PCR आपका लगाया जाता है। और ये सैंपल कोई ऐसा नहीं है कि आप उठा के ले जाएं जिस तरह ब्लड लेके जाते हैं। उसी वक्त आपने एक VTM की ट्यूब होती है जो एक स्पेसिफिक मीडिया है जिसके अंदर उसको डिप किया जाता है, फिर उसको शेक किया जाता है ताकि जितने नंबर ऑफ वायरसेस हैं वो वायबल रहें। मैडम यहाँ पे सवाल पैदा हो गया, वो जो ट्यूब है वो कितनी देर उसमें टेस्ट जो है वो एक्सपायरी कितनी है? कब तक जो है वो उसके अंदर जो मीडिया है वो आपको 4 से 5 घंटे के अंदर लैब में पहुंच जाना चाहिए। वो जो मीडिया है, वो जो मीडिया है। और पहले तो मौसम ठीक था, अब जो गर्मी बढ़ती जाएगी तो इट विल बी प्रेफर कि वो उससे भी जल्दी पहुंच जाए लैब में। नहीं, लैब में फ्रिज में इमीडिएटली जब हमारे पास सैंपल आते हैं तो हम उसको फ्रिज में ही स्टोर करते हैं। और फ्रिज में सैंपल इस तरह ओपन नहीं होता कि VTM ट्यूब होती है, और उसमें प्रॉपरली बायोहैजर्ड बैग्स होते हैं जिसमें वो सैंपल सील होते हैं। उस बायोहैजर्ड बैग के बाद वो एक प्रॉपर कूलर मेंटेन किए हैं जिसमें आइस बैग लगे हुए हैं आपके, और वो प्रॉपर कूलर पूरे के पूरे आपके फ्रिज में कितने दिन रह सकता है या कितना टाइम? फ्रिज में वो 24 आवर्स टू 36 आवर्स तक वायबल है। वैसे इस दौरान उसका हर सूरत उसको प्रोसेस क्योंकि हमने उसको एक मीडिया में रखा हुआ है ना, हमने उसको ड्राई नहीं किया हुआ, क्योंकि मेक श्योर कि दिस इज RNA वायरस। तो फिर डॉक्टर साहब जो 3 दिन 4 दिन टेस्ट लेट होते हैं, 24 घंटे उसके बाद उसने मशीन में जाना, मशीन के बाद तो फिर वो डिलीवर हो गया, टेस्ट मुकम्मल हो गया, तो लेट क्यों होते हैं? 1 मिनट में आपको बताऊं, मशीन ये नहीं है कि आप ये समझें कि नॉर्मल मशीन है, केमिस्ट्री है या आपका ब्लड टेस्ट है जिसमें आप ब्लड सैंपल डालें तो विद इन हाफ एन आवर यू गेट द रिजल्ट। ऐसे नहीं है, दिस इज वेरी पर्टिकुलर, वेरी स्पेसिफिक टेस्ट। RNA बेस्ड वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड है, बड़ी जल्दी डिसइंटीग्रेट होता है। इसीलिए प्रेफर किया गया कि जो ही आप नेजोफ्रेंजियल स्वैब लें तो उसको VTM में डिप करें, VTM को शेक करें एंड देन पुट इट इन द आइस एंड देन सेंड टू द लैब। और लैब में भी इमीडिएटली उसको रेफ्रिजरेट किया जाता है, उस सैंपल को प्रोसेस करने से पहले सिर्फ निकाला जाता है और उसको बायोहैजर्ड सेफ्टी हुड में निकाला जाता है। डॉक्टर साहब जो कि लेवल 2 या लेवल 3 है। फिर उसको ओपन किया जाता है, फिर उसके बाद एक खास प्रोटोकॉल है। ये नहीं कि आपने उसको फौरन मशीन में डाल देना एंड यू गेट द रिजल्ट। मशीन में कितनी देर रहता है? नहीं, मशीन में हम आते हैं, लेकिन अभी मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि ये आपने बताया कि अगर हम सैंपल जो है वो कुछ प्रोसेस हो रहे हैं तो आपने उसको वेट करवाना है, उसके लिए आपने 24 घंटे या 48 घंटे आप उसको अपने फ्रिज या जो भी सिस्टम है वापस सेव रख सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। हाँ जी। ऐसे लोगों का क्या है जिन्होंने 8-8 दिन हो गए हैं, उन्होंने सैंपल दिए हुए, अभी तक उनकी रिपोर्ट से नहीं आ रही? आपको ये बताऊं, जब सैंपल ले लिया जाता है तो वो सैंपल लेने वाली पीछे एक पूरी टीम है। इट्स नॉट लाइक दैट
कि जिस तरह लोग मीडिया पे या वहाँ पे आके कह देते हैं, मतलब कि ये डिस्क्रिमिनेशन या थोड़ी सी गलत बातें हैं जो फॉल्स तो मिसप्लेस भी हो जाता है ये? नहीं, मिसप्लेस नहीं होता। बाकायदा उसकी सॉफ्ट कॉपीज बनती हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने उसकी एक बाकायदा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जिसमें हर डाटा एंटर आपका, जिस पेशेंट का आप चाहें उसका नाम डाटा एंटर करें, यू कैन गेट द रिजल्ट। उस पे आपका 24 आवर्स वो डाटा अपडेट हो रहा है। हम सब एक कॉमन ग्रुप में एडेड है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं जिसमें हमें हर रोज़ रिपोर्ट करनी होती है कि आज हमने इतने टेस्ट परफॉर्म किए हैं, इस लैब में BSL लेवल 2 है या 3 है और इतने पॉजिटिव आए हैं और इतने नेगेटिव आए हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कि इस प्रोसेस को 24 घंटे नहीं लगते, 24 घंटे से बहुत पहले रिजल्ट आ जाता है, विद इन 8 आवर्स। प्रोसेसिंग टाइम 9 आवर्स मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम है। प्रोसेसिंग टाइम है। काजमी साहब, अब मुझे ये बताइए, ये डॉक्टर साहब ने जितनी भी हमारे साथ बातें की हैं इसमें इन्होंने सैम्पलिंग का जो टाइम है वो भी बता दिया और जो नेजल सैम्पलिंग है उनको ये ज़्यादा प्रेफरेबल करार दे रही हैं। तो जो स्मार्ट सैम्पलिंग हो रही है, लोगों के घरों में जाया जा रहा है, कम्युनिटी लेवल पे जाकर वो किया जा रहा है, फिर उसकी क्रेडिबिलिटी पे तो मेरे ख्याल से वो अनट्रेन स्टाफ है। जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि नाक के अंदर से लेने के लिए हमें बकायदा स्टाफ को टेक्निकल तरीके से ट्रेन करना पड़ता है। तो जो मैं समझता हूँ, मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर ये सैंपल देना चाहता हूँ तो पहले मेरे मुंह से स्वैब लेंगे, फिर नाक के अंदर जाएंगे उसी स्टेप के साथ। तो ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि आप दोनों जगह से इसको पिक कर लें, फिर उसके रिजल्ट्स अच्छे आए। उसके रिजल्ट मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ऐसे डॉक्टर साहब बेहतर बता सकती हैं। मुझे जो पता चला है कि आप दोनों जगहों से सैंपल लें। तो डॉक्टर साहब बताइए जरा, क्या रिजल्ट्स ठीक होने की शरह कितनी है अगर दोनों लिए जाएं, और अगर एक लिया जाए तो क्या शरह रह जाती है? नेजोफ्रेंजियल स्वैब इज द प्रेफर्ड सैंपल, नंबर 1। ठीक। और नंबर 2 उसी वक्त लिया जाता है ओरल सैंपल जब आपका नेजोफ्रेंजियल स्वैब काम नहीं करता समहाउ। और समहाउ जिस तरह मैंने आपको बताया कि पीड्स में बच्चों के लिए मुश्किल होता है या कोई बहुत ओल्डर एज में है उसके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको डीप यहाँ तक लेके जाना पड़ता है। नेजोफ्रेंजियल का मतलब है जहाँ पे आपके वो ग्लैंड्स जो आपको टच करते हैं आपकी लैरिंग्स को जाके वहाँ तक ले जाना पड़ता है। थोड़ा सा हल्का फुल्का पेनफुल भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपका प्रॉपर सैम्पलिंग नहीं होगी आपका प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2 कि क्वालिटी सैम्पलिंग, quality testing and specific and target testing, these are the main mottos and main targets, and WHO always recommended to achieve those. One is the proper sampling, storage sampling, transportation, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हाँ। और उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है कि जब आपकी लैब में ये चला जाता है तो उसको उसी बायोहैज़र्ड बैग के साथ ही प्रॉपर PEP किट के साथ ओपन किया जाता है उसी हुड के अंदर। फिर उस सैंपल से RNA को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और उसके लिए भी अब वो मैनुअल तरीके ख़त्म हो गए पुराने, वी आर इन द एडवांस ईरा। तो ऑटोमेटेड एक्सट्रैक्टर हमारे पास मौजूद हैं जिसमें हम एक्सट्रैक्शन लगाते हैं उसकी, और फिर उस RNA को से एक्सट्रैक्ट करते हैं। आपके पास नीट एंड क्लीन 0.5 माइक्रोन का RNA आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मेक श्योर, जो कि आपको विजिबल ही नहीं आम। डॉक्टर साहब ये भी सवाल है कि अगर वो एक्सपायर हो गया सैंपल तो आपने मशीन में डाला है तो मशीन क्या जवाब देगी? मशीन फिर जवाब दे, मशीन के साथ उस सैंपल के अंदर एक अपना भी कंट्रोल होता है। अब बहुत एडवांस हम एक मतलब कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कि वी आर बीटिंग विद यूरोप एंड ऑल दैट, हम उसी पैमाने पे सब टेस्टिंग कर रहे हैं। हम कोई लोकल लेवल पे मैनुअल टेस्टिंग नहीं कर रहे। उस सैंपल के अंदर भी अपना एक कंट्रोल होता है और वो कंट्रोल ज़रूर पॉजिटिव होता है, और उसके अलावा आपके अपने नेगेटिव पॉजिटिव स्टैंडर्ड सब कंट्रोल चल रहे होते हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट अप टू द रिजल्ट। आपने जब अपने रिजल्ट एनालाइज करने हैं तो आपने अपने सारे रिजल्ट उन्हीं कंट्रोल्स, उन्हीं नेगेटिव कंट्रोल्स को, इंटरनल कंट्रोल्स को देख के एनालाइज करने हैं। यू कैन नॉट एनालाइज योर रिजल्ट वेदर द सिंगल सैंपल कि चाहे उसकी पीक आई है या नहीं आई। वो हमें बड़ा अच्छा ग्राफिकल फॉर्म में आपके कंप्यूटर पे, आपकी स्क्रीन पे प्रॉपर रिजल्ट आते हैं जो आपको वायरल लोड भी दे रहे होते हैं कि इतना इसमें वायरस है। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल ये भी है कि जब आपने बताया कि 24 घंटे या 48 घंटे के बाद वो सैंपल एक्सपायर हो जाएगा, जबकि आप वो जो ट्यूब इस्तेमाल कर रही हैं VTM ट्यूब, हाँ VTM ट्यूब इस्तेमाल की जा रही है या फिर उसे कूलिंग प्लेस पे रखा जा रहा है, बिल्कुल, तो उसको वायरस को वो माहौल दिया जा रहा है जिसमें वो सर्वाइव करेगा। जी बिल्कुल, ठीक है। जब वो किसी इंसान में जाता है या फिर हम मुख्तलिफ पेपर की बात करें, कपड़े की बात करें, कहीं पे वो 9 दिन भी रह रहा है, कहीं वो 8 दिन भी रह रहा है, तो फिर जब उसको एक मुवाफिक माहौल मिल रहा है तो फिर उसके लिए 48 घंटे सिर्फ क्यों?
इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने उसको डायग्नोज करना है एग्जैक्टली उसी क्वांटिटी में जितनी कि वो पेशेंट के अंदर मौजूद है। ठीक है। हो सकता है कि पेशेंट सिर्फ आज एक्सपोज हुआ है, उसमें एग्जैक्टली वो वायरल लोड नहीं है जिसके साथ कि वो सर्वाइव करता है, या वो डायग्नोस्टिक का पैमाना नहीं है कि उस पे उसका थ्रेशोल्ड आ सकता हो। ठीक है। तो हमें एग्जैक्टली वही थ्रेशोल्ड चाहिए, वही कैपेसिटी चाहिए जिसके साथ वो सफ़र कर रहा है, जो उसके अंदर है, जो उसके लंग्स में है, जो उसके लैरिंग्स में है। तो इसीलिए एग्जैक्टली हमें वही नंबर, वही क्वांटिटी चाहिए जो कि उसका वायरीमिया है टोटल, क्योंकि हमें वही डायग्नोज करना है। सिद्रा मुख्तसर ये साबित हो क्या कि ये वायरस सर्दी में ज्यादा सरवाइव करता है और गर्मी में जल्दी खत्म हो जाता है? ये चीज सैंपल को माहौल को से साबित हो गया कि गर्मी में जल्दी खत्म। क्योंकि ये मैंने आपको बताया, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले से ही बताया कि डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, इस तरह होता है, हेलिक्स की तरह। लेकिन ये आरएनए स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है, इस तरह है बिल्कुल, और बड़ी जल्दी डिसइंटीग्रेट होता है। नॉर्मल माहौल में जिस तरह के एचसीवी का वायरस है वो 30 मिनट्स में हो जाता है डिसइंटीग्रेट, लेकिन इसको डिसइंटीग्रेशन के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। ये उसकी निस्बत ज़रा स्टेबल वायरस है। ठीक है। ये उसकी निस्बत स्टेबल वायरस है। मैं थोड़ी सी साइंटिफिक बात ज़रूर, पता नहीं, आई ट्राई टू के लोगों को समझ आ जाए आसान अल्फाज में, ताकि हमें भी समझ आ सके और देखने वालों को भी समझ आ सके। बाकी जितने भी आरएनए वायरसेस हैं उसमें अल्लाह ताला ने नेशनल सिस्टम है कि एक प्रूफ रीडिंग बनाई हुई है, कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे जितने भी जेनेटिक कोडॉन है या उसमें से जब कोई चीज़ मिसिंग होती है तो हमें डिफरेंट बीमारियां लगती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि उसमें माइनर म्यूटेशन है, मेजर म्यूटेशन है, तो वो जिसमें कोई भी चीज़ मिस हो जाती है किसी वजह से, तो वहीं पे वो हमारी गलत चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं, गलत प्रोटीन बनती है। ये वायरस खुद एक प्रोटीन है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसको फैट ग्लोबुलिन ही कहते हैं। ये फैट ग्लोबुलिन के अंदर इस तरह पैक है, दैट्स वाई इट इज स्टेबल। डॉक्टर साहब ने बार बार कहा जाता है कि आप हाथ धोएं साबुन से, उसको 20 सेकंड तक रब करें। अब हमें ना एंटीबॉडीज टेस्ट उसके बारे में बताइए कि वो क्या है, हमारे यहाँ क्या उसका आगाज होने जा रहा है? खुशखबरी है इसमें? हाँ, कुछ काम हो रहा है, होने जा रहा है। ये एक इलाइजा है, जिसको एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कहते हैं। ये कैम्यूलोमिसेंट टेक्निक है जिसमें आईजीजी और आईजीएम डायग्नोज किया जाता है। ये एंटीबॉडीज का टेस्ट है जिसमें आईजीएम जो है वो आपका जब एक्सपोज होता है पेशेंट, तो विद इन 1 डे और विद इन 2 डे उसका डायग्नोज हो जाता है। जबकि आईजीजी जो है वो एंटीबॉडीज हैं कि आपका इम्यून सिस्टम उनको बनाता है, बिल्ड करता है। आपकी एंटीबॉडीज उसी वक्त बनती हैं जब आप किसी वायरस या बैक्टीरिया से एक्सपोज होते हैं और आपके इम्यून सिस्टम उसको डेवलप करता है। लाहौर में कब शुरू हो रहा है मैडम, ये बताएं? एलाइजा बहुत अच्छा टेस्ट है, आई रिकमेंड इट। गो के ये आरटी-पीसीआर को के टारगेट को अचीव नहीं कर सकता, उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी पे नहीं जा सकता, बट आई स्टिल रिकमेंड कि जब आपके पास इतनी रिक्वायरमेंट है, आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है ना, आपकी रिक्वेस्ट बढ़ रही है, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, हम अपने हर आने वाले ओपीडीज को, हर पेशेंट को नहीं टेस्ट कर पा रहे। ठीक है। हम हर रोज़ 500,000 पेशेंट नहीं चेक कर पाएंगे क्योंकि हमने ओपीडीज खोल दी हैं, हमने सर्जरीज ओपन कर देनी है। तो उस सर्जरी से पहले हर बंदा ये चाहेगा, हर डॉक्टर ये चाहेगा कि उसके सारे पेशेंट स्क्रीन हो कोविड-19 से। ठीक है। तो उस कैपेसिटी को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए, थोड़ा सा कंपनसेट करने के लिए पीपल आर ट्राइंग टू डेवलप द एलाइजा टेक्निक एज वेल। ठीक है। अब उसमें एलाइजा टेक्निक वेरी फ्रैंकली इट इज़ नॉट स्टिल FDA अप्रूव्ड। ठीक है। FDA USA ने अभी तक इसको अप्रूव नहीं किया हुआ कोविड-19 के लिए। कोविड-19 के लिए सिर्फ RT-PCR हमारे यहाँ कोई प्लानिंग हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल प्लानिंग हो रही है। हम खुद प्लानिंग कर रहे हैं, मैंने खुद किट्स ऑर्डर की हुई हैं। तो परहैप्स वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीक टाइम। उससे सिर्फ ये भी फायदा होगा कि जो पेशेंट इससे एक्सपोज हो चुके हैं, जो ट्रीट कर चुके हैं, डेटा मिल जाएगा। सर्जरी करने से पहले आप उसका सैंपल लेंगे। और दूसरी बात है कि जो पेशेंट एक्सपोज हो चुके हैं उनकी आईजीजी डेवलप हो चुकी होंगी। बिल्कुल। ठीक है। तो आप ये सोचते हैं कि ये प्रोन हो चुके हैं उससे, और वो फिर फर्दर जब हम प्लाज्मा वाली टेक्निक पे जाएंगे तो हमें ये वाले पेशेंट, ये वाली स्क्रीनिंग बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात एलाइजा की ये है कि यू कैन गेट द रिजल्ट विद इन 2 आवर्स टाइम, जबकि पीसीआर के लिए हमें वेट करना पड़ता है, और प्राइस इज डिफरेंट एज वेल। हमारे पास एलाइजा का कितना टाइम होता है? हाँ, टाइमिंग 2 आवर्स टाइम। और ये एक रूटीन का टेस्ट है, रूटीन का टेस्ट है, रूटीन का टेस्ट है, और ब्लड से होगा, ब्लड से होगा, कोई डिफरेंट सिस्टम नहीं है इसका, और क्रॉस कंटेमिनेशन का भी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन
इट विल नेवर मीट द RT-PCR, उसको मीट नहीं करेगा, लेकिन हमें स्क्रीनिंग के लिए बड़ा यूजफुल होगा। डॉक्टर साहब ये कहा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, इसकी अपनी अफादियत होगी। ठीक है, स्क्रीनिंग के लिए हमें यूज करना हो तो हमें बहुत हेल्पफुल साबित होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सज्जाद काज़मी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। टेस्टिंग के हवाले से, एंटीबॉडीज टेस्ट जिसके हवाले से पूरी दुनिया में बात तो हो रही है, कई जगहों पे हो भी रहा है, अब हमारे यहाँ भी माहिरीन की जानिब से कोशिश की जा रही है इसका आगाज कर दिया जाए। ये PCR टेस्ट जितना तो रिलायबल नहीं होगा, लेकिन इसकी एक अपनी अफादियत भी बताई जा रही है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे का आज चौथा रोज़ा है। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुम्मतुल मुबारक है, दूसरे अशरे की, जिसे अशरा मग़फ़िरत कहा जाता है। क्या फजीलत है, क्या अहमियत है, कौन सी दुआओं का, कौन सी इबादत का ख़ास तौर पर एहतमाम किया जाना चाहिए, और ख़ास तौर पर जुम्मतुल मुबारक जिसे सारे दिनों का सरदार कहा जाता है, रमज़ानुल मुबारक में इसकी फजीलत मज़ीद कैसे बढ़ जाती है, इन तमाम मामलों पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे मौलाना मतीउल्लाह बाजवा साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सब प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मौलाना साहब, सबसे पहले हमें रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे की अहमियत और फजीलत पर रोशनी डाल दीजिए। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। सबसे पहली बात तो यह है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस महीने की फजीलत बयान फरमाई है कि हमने इसमें तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और साथ ही तुम पर हमने कुरान भी उतारा है। तो ये पूरा महीना जिसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसके आने से पहले खिताब फरमाया और फरमाया तुम्हारे पास एक मुबारक महीना आ रहा है और इसमें ये तुम्हें हमदर्दी करना है, गमगुसारी करना है, और इसमें आगे आके जैसे अभी आखिरी अशरे में ताकरातें आएंगी और ताकरातों में ही लैलतुल क़द्र आएगी। इसी में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को उतारा है और इसकी हर रात और इसके हर दिन में अल्लाह बेशुमार लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है। अब अल्लाह ताला इसके हर लम्हे में माफ़ कर रहा है, हर वक्त में माफ़ कर रहा है जी। किसी ख़ास रात सिवाय लैलतुल क़द्र की रात के, या जिनमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें जैसे ताकरातों में कहा कि ताकरातों में इसको तलाश करो लैलतुल क़द्र की रात को, और लैलतुल क़द्र की रात के अलावा कोई खुसूसी इसमें किसी रात का जिक्र नहीं किया गया और ना ही इसमें किसी दिन का। हाँ, जुम्मतुल मुबारक जो है ये इब्तिदा से ही अल्लाह ताला के यहाँ एक मोहतरम दिन है और वाकई दिनों का सरदार है, ईद करार दिया गया हमारे लिए। और इसमें यकीनन आमाल जो रमज़ान में ही, यानी आप जब नॉर्मल हालात में आमाल करते हैं तो हदीस में आता है कि वो 10 गुना से बढ़कर 700 गुना तक चले जाते हैं, यानी रूटीन में आमाल कम अज़ कम 10 गुना हर शख्स को मिलता है। यानी वो नेकी जो आप इरादा करते हैं वो एक नेकी लिखी जाती है, और जब आप उस इरादे पर अमल पैरा हो जाते हैं तो कम अज़ कम उसको 10 गुना बढ़ा दिया जाता है, यानी 10 नेकियां आपके नामे अमाल में दाखिल कर दी जाती हैं। लेकिन जैसे ही, और फिर ये आपके इखलास पर मबनी है और आपकी नीयत पर मबनी है, आपके इरादों के जो पाकीज़गी पर मबनी है, अल्लाह ताला के लिए आपके उस अमल की कबूलियत पर मबनी है कि वो 10 गुना से लेके 700 गुना तक बढ़ा दी जाए। लेकिन हदीस में आता है इल्लस्सौम, मगर रोज़ा, ये जो रोज़ा है इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही औ उज्ज़ा बिही, रोज़ा मेरे लिए ख़ास है, इसकी जज़ा भी मैं ही दूंगा, या दूसरे तर्जमे के मुताबिक इसकी जज़ा मैं खुद हूँ। गोया जो शख्स रोज़ा रख लेता है तो उसके आमाल अल्लाह ताला के लिए ख़ास हो जाते हैं। ये जो हमारे किरामन कातिबीन फरिश्ते जो हमारे आमाल को लिखते हैं, अच्छे और बुरे आमाल को, अल्लाह ताला ने इनको ये सलाहियत अता फरमाई है कि ये हमारे हर अमल को उसके मेरिट, उसके मायार पर परखने के बाद इनका हिसाब किताब करने की हैसियत और सलाहियत इनके पास है, और वो 10 से लेके 700 गुना तक हमें नेकियों का अजर और बदला हमारे यहाँ लिखते हैं। लेकिन रोज़ा अल्लाह ताला के लिए ख़ास है। जब रोज़े में होता है इंसान और रोज़े में जो भी आमाल करता है वो अल्लाह ताला के लिए ख़ास हो जाते हैं। रमज़ान के तमाम आमाल अल्लाह ताला के लिए ख़ास हैं, लिहाजा इनका जो अजर है वो अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक देता है। और अल्लाह ताला की शान ये है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक जगह पर अपनी शान के इजहार के लिए जो नेकियों को लौटाने की एक कैफियत है और ख़र्च करने की एक कैफियत है, इसको बयान फरमाया है कि आम रूटीन में अल्लाह ताला का मामूल मुबारक वही जो 10 गुना से 700 गुना, कि आप गंदम का एक दाना अगर ज़मीन पर फेंकते हैं तो उस एक दाने से अल्लाह 7 बालियाँ निकालता है, और उन 7 बालियों पे अल्लाह ताला 7 खोशे लगाता है, और हर खोशे में 100 दाना, यानी एक दाने को अल्लाह ताला 700 गुना करके वापस लौटाता है। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा,
बाज़ लोगों की नीयत और उनके इरादे और उनके मामलात इतने अच्छे होते हैं कि अल्लाह फिर अपनी मर्जी से इससे भी बढ़ा देता है। यानी उनका वो भी किसान होते हैं, दूसरे भी किसान होते हैं, लेकिन उस किसान की फसल में अल्लाह ताला उस रूटीन से, उस मामूल से कहीं बढ़कर उसको नवाज देता है। ऐसे ही नेकियों के हवाले से होता है कि अल्लाह ताला जब नेकियों की कदर करता है, और अल्लाह ताला से बढ़कर कोई कदर करने वाला नहीं है अमाल की। आप अगर सदका करें और सदका मामूली सा सदका हो, खुफिया सदका हो और छुप के आपने किया हो, तो अल्लाह ताला दाहिना हाथ बढ़ाकर उसको वसूल करता है और उसको ऐसे पालता है जैसे आप अपने घर में किसी बच्चे को, किसी जानवर को पालते हैं, उसका ख्याल रखते हुए। अच्छा, तो ये अल्लाह ताला का एहसान है। मौलाना साहब, ये दूसरा अशरा जिसे अशरा मगफिरत का नाम दिया जाता है, इस हवाले से कौन सी ऐसी इबादत हैं, कौन से ऐसे वज़ाइफ हैं जिन्हें ख़ास तौर पर उम्मत मुस्लिमा को एहतमाम करना चाहिए? देखिए, मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ इसलिए कि ये हमारे यहाँ बात मारूफ़ है और ये मारूफ़ इस हवाले से कर दी गई। हदीस इसमें कोई वजाहत नहीं करती हमारी कि ये कोई पहला अशरा रहमत का है, दूसरा मगफरत का है और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का है। इस बारे में हदीस कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक और नबी अलैहिस्सलाम की तौज़ीहात और आपकी तशरीहात के मुताबिक इसका हर दिन मगफरत है। जैसे मैंने हदीस सुनाई आपको कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रमज़ान के रोज़ों में, रमज़ान के दिनों में अल्लाह ताला हर दिन और हर रात इफ्तार के वक्त बेशुमार लोगों को माफ़ करता है, रात को माफ़ करता है, और हर रात में, वैसे तो पूरी ज़िंदगी में ही और पूरे साल में अल्लाह ताला रात के आखिरी पहर में आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल इजलाल फरमाते हैं और आके अपने बंदों से खिताब करते हैं और उनको पुकारते हैं, हल में मुस्तगफिरिन, है तुम में से कोई मुझसे मगफरत चाहने वाला, अस्तगफिर लहू, मैं उसको माफ़ करने को तैयार हूँ। मैं वो खुद पुकारता है और हर रात ही माफ़ करता है, हर दिन ही माफ़ करता है। लेकिन रमज़ान में खुसूसी तौर पर दिन और रात में बेशुमार लोगों को जहन्नुम से आज़ाद किया जाता है। और इसमें मखसूस नहीं किया गया कि दरमियान वाला अशरा जो है उसमें सिर्फ उसमें मगफरत मिलेगी, ऐसा नहीं है। हाँ। इसके हर दिन में मगफरत मिलती है, इसकी हर रात में मगफरत मिलती है। हाँ, आप देखें, आज 14 दिन गुजर गए। ये जो एहसास पैदा करना चाहिए था वो ये था कि एक एक दिन कीमती है, और उन लोगों को आप याद करें, इसी कोरोना के हवाले से, वबा के हवाले से, नॉर्मल अमवात के हवाले से, जो पिछले साल लोग, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब आपके साथ रमज़ान के रोज़े रख रहे थे और इस साल आपके साथ नहीं है। और एक साल रोज़े रखने से कितना बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। नबी अलैहिस्सलाम ने, आपके सामने एक शख्स आया, उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने ख्वाब में देखा है 2 लोग इकट्ठे मुसलमान हुए थे। ये सहाबा की बात हो रही, 2 लोग इकट्ठे मुसलमान हुए थे, वो आपके पास इकट्ठे आए थे। उनमें से एक आदमी जो है वो शहीद हो गया है, वो एक जंग में लड़ता हुआ शहीद। अब शहीद का अजर और मुकाबला जो है हमारे यहाँ नॉर्मल रूटीन में एक आम फाम सी बात है कि शहीद वो है जिसका अल्लाह ताला के यहाँ अगर उसकी शहादत कबूल हो जाए और वो अल्लाह ताला के लिए लड़ता हुआ शहीद हो जाए, तो उसकी कदर व कीमत ये है कि उसका खून का पहला कतरा अभी ज़मीन पर बाद में गिरेगा और उसके साबिक़ा ज़िंदगी के सारे गुनाहों को अल्लाह ताला पहले माफ़ कर देता है। ये इतना बड़ा दर्जा और फजीलत है उसकी। लेकिन यहाँ वो कहते हैं कि या रसूलल्लाह, वो तो फौत हो गया, शहीद हो गया, और यकीनन वो जन्नत में, मैंने उसको जन्नत में देखा, लेकिन ये जो 1 साल आया उसके साथ था, 1 साल बाद में रहा और आम तबई मौत से मरा है, ये आदमी मैंने देखा कि जन्नत में उससे बुलंद और बेहतर मुकाम पे है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या उसने नमाजें नहीं पढ़ी, क्या उसने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे? यानी साल बाद उसने जो आमाल किए हैं उन आमाल की बिना पर, और वो जो रोज़े उसने रखे हैं रमज़ान के, उन रोज़ों की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उसको शहीद से भी बड़ा मुकाम और दर्जा अता कर दिया। लिहाजा इसकी फिक्र करना चाहिए थी कि आज 14 दिन गुजर गए, आज 15वां रोज़ा हम शाम में दाखिल हो जाएंगे, और ये दिन जैसे जैसे सिमट रहे हैं, एक एक दिन कीमती है। आज तक मेरे उन बहन भाइयों ने, हमारे इन नाज़रीन जो जितने भी हैं इस वक्त, जिन्होंने आज तक अल्लाह ताला से माफ़ी नहीं मांगी और जो इस वक्त भी रमज़ान में इस तरह की खौफनाक सूरत हाल में भी अपने मशगूलियात में और अपने मामलात में उसी तरह से मसरूफ़ हैं, और उनकी मामूल की ज़िंदगी पर कोई फ़र्क और असर नहीं पड़ा है, और उनकी घरेलू या आइली, उनकी खानगी, उनकी मुआशी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ा है, तो उन्हें अपने रब से रुजू करना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि हमने देखा है, बल्कि हम भी उन्हीं में शुमार होते होंगे कि रोज़े भी रख रहे हैं, लेकिन इबादत भी कर रहे हैं, नमाज़ें भी अदा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद एहतसाबी रह जाती है, आदत को बदल नहीं पाते, लोगों के साथ अपने मामलात को ठीक नहीं कर पाते, नाइंसाफ़ियाँ कर जाते हैं, लोगों के साथ ज़्यादती हो जाती है। नमाज, रोज़ा, ज़कात सब कुछ हो रहा है, लेकिन दूसरे जानिब मामलात ठीक नहीं हैं। देखिए, बात यह है कि अगर
ये मामलात करने के बाद और ये इबादत से गुजरने के बाद भी किसी शख्स में फ़र्क नहीं पड़ता और उसकी जो कैफियत है उसमें तब्दील नहीं होती। मसलन हदीस में आता है, इसी रमज़ान के रोज़े के हवाले से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि फी हाजतुन अन यदअ व शराबहु। जो शख्स झूठ नहीं छोड़ता, झूठी बात नहीं छोड़ता, झूठा अमल नहीं छोड़ता, उस पर पहरेदारी करना नहीं छोड़ता, यानी उससे लाताल्लुक नहीं होता, तो अल्लाह ताला को कहाँ ज़रूरत है कि वो भूखा और प्यासा रहे। यानी अल्लाह ताला कब चाहता है कि आप भूखे प्यासे रहें? अल्लाह ताला का जो सबसे बड़ा मकसद उसने इस रोज़े के साथ मुंसलिक किया या दीगर इबादत के साथ मुंसलिक किया, वो तो तकवा है। और तकवा कहते हैं हर उस काम से बचना जो अल्लाह को नाराज़ करने वाला हो और हर उस काम को करना जो अल्लाह को राज़ी करने वाला, यानी नेक अमाल की रग़बत रखना और बुरे और बद अमाल से बचने की कोशिश करना। अब अगर एक शख्स वो रोज़ा भी रखता है, वो खाना पीना भी छोड़ता है, लेकिन वो झूठ नहीं छोड़ता, झूठी बात नहीं छोड़ता, वो जुल्म नहीं छोड़ता, वो ज़्यादती नहीं छोड़ता, दूसरों के हुकूक गसब करना नहीं छोड़ता, अल्लाह की नाफरमानी को नहीं छोड़ता, तो अल्लाह ताला को इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और हदीस में आता है कि जब आखिरी रात आती है और ईद के लोग चांद की खुशियाँ मना रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारी तरफ से एक फ़ैसला हो रहा होता है। और वो फ़ैसला क्या है कि रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू। कितने ही ऐसे रोज़ेदार होंगे जिनका नाम हम लिखेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 29-30 दिन रोज़े रखे, भूख प्यास काटी, इन्होंने रातों को क़याम भी किया, इबादतें भी की बज़ाहिर, और ये खर्च भी करने वाले हैं, लेकिन ये इस बेदिली से करने वाले हैं और इनकी ज़ाती ज़िंदगी पर कोई असर और कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आज ये फैसला किया जा रहा है कि ये सारे वो लोग, बेशुमार लोग होंगे, रुब्बा साइमिन, कितने ही ऐसे लोग होंगे जिनको उनका रोज़ा माँ सिवाय भूख और माँ सिवाय प्यास के और कुछ भी नहीं देगा। यानी उनका अमल जो है वो अल्लाह के यहाँ किसी हैसियत का नहीं। इसी तरह दीगर मामलात में ज़कात के हवाले से, मसलन आपने ये ज़कात देना आप पर फ़र्ज था, अल्लाह ताला पर आपने एहसान नहीं किया और ना ही उस पर एहसान किया है जिसको आपने ज़कात दी, इसलिए कि उसका हक अल्लाह ने आपके माल में रखा था। अब आपने लाइनें लगवाई, आपने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों की तस्वीर बनाई, लोगों को नशर किया, उनको शर्मिंदा और परेशान किया, और आप अपने तौर पर ये समझे कि हमने तो बहुत बड़ा काम कर लिया, हमने ज़कात अदा कर दी, या फ़लाँ इदारे का चेक दे दिया, या फ़लाँ टेलीथॉन में शामिल होकर अपना नाम लिखवा कर मैंने जो है वो ज़कात का ऐलान किया। ये जो आमाल हैं ये अल्लाह ताला के लिए ख़ास हैं। वो अमल अल्लाह के यहाँ उसकी कोई वक़्त नहीं जिसको करने का जो पीछे उसके कोई ताकत कुव्वत या इजहार या इरादा है वो आपका लोगों को राजी कर। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये हमारे यहाँ हर रटा हुआ जुमला है हमारे यहाँ कि जी आमाल का दारोमदार नीयतों पे है, और नीयतों को परखने वाला वो नीयतें वो नहीं जो आप जुबान से करते हैं, जो आप लोगों के साथ इजहार करते हैं, आप ये कह दें कि मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद, वो जो दिल का इरादा है वो जिसको आप जानते हैं और अल्लाह ताला उसको बहुत कड़े तरीके से उसका एहतिसाब करता है, उसको उसकी निगरानी करता है, वो उसके मुताबिक आमाल को तोलता है और उसी के मुताबिक आमाल को कबूल करता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं सिर्फ इसी हवाले से एक हदीस बयान करना चाहता हूं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो सबसे पहले जहन्नम में फेंके जाने वाले 3 अफराद हैं, वो दीन के 3 चोटी के काम करने वाले हैं, तीनों आला से आला काम करने वाले हैं। मसलन उसमें एक आलम दीन की बात की कि ये जो दिन रात वाद नसीहत करता है ये अल्लाह के सामने जाएगा और अल्लाह से पूछेंगे कि क्या करके आए, ये कहेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी सारी आपके नाम कर दी, आपके लिए सर्फ कर दी, मैंने लोगों को दीन की नसीहत की, लेकिन अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुमने तो लोगों की दाद व तहसीन के लिए किया था, तुम झूठे हो अपने दावे में, उसके जहन्नम में फेंका जाएगा। दूसरा वो शख्स है जो माल खर्च करने वाला सखी है। माल खर्च करना यकीनन और अल्लाह की राह में खर्च करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कि शैतान धोखा देता है, आपको मुफलिसी के डर सुनाता है और फिर आपने कमाया होता है, आपका दिल करता है कि इसको मैं जमा कर लूं, किसी पर खर्च ना करूं, तो ये मुश्किल काम है। उसने ये काम भी किया, हजारों बड़े बड़े काम किए, मसाजिद मदारिस बनवाई, रास्ते बनवाए, पानी का इंतजाम किया, अलगर्ज बड़े बड़े काम उसने किए थे, वो मारूफ था सखावत के एतबार से, लेकिन अल्लाह के सामने जाएगा तो अल्लाह फरमाएंगे तुमने लोगों की दादो तहसीन के लिए किया था, मेरे लिए नहीं किया, लिहाजा इसको भी जहन्नम फेंका। तीसरा आदमी वो है जिसके अमल के बारे में हम सब रश करते हैं कि ये जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ, सीने पे गोलियां खाने वाला है, उसके बारे में हदीस कहती है कि अगर ये अपनी कौम की गैरत के लिए मरा और अगर ये अपनी अना के लिए मरा और ये इसलिए मरा, इसलिए इसने जान दी
कि मेरा नाम बड़ा हो जाए और लोगों ने इसके तज़किरे किए और लोगों ने इसकी शहादत पर वाह वाह की, इसको उदादत तहसीन से नवाजा, ये अल्लाह के सामने जाएगा। अगर वो उसकी नीयत हुई, लोग कर सकते हैं, लोग सच्चे शहीद के बारे में भी अच्छी बातें कर सकते हैं और करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो आदमी जिसने किया ही इसलिए था, वो जिहाद इसलिए करता था, वो सरहदों का दिफा इसलिए करता था कि लोग उसकी तहसीन करें, ये अल्लाह के सामने जाएगा। ये शहीद होकर भी अल्लाह के सामने झूठा करार पाएगा, क्योंकि इसकी नीयत दुरुस्त नहीं थी और इसको भी जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। सही, डॉक्टर साहब ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में दलाल के साथ, हवालों के साथ हमें बता दिया है कि किस तरह से हकूकुल्लाह पर तो हमने अपना प्रॉपर जो है वो इबादत भी करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हकूकुल इबाद का भी हमें उतना ही ख्याल रखना है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, लेकिन जाते जाते आपसे दरख्वास्त करेंगे कि दुआ करवा दीजिए आज के दिन से रमज़ानुल मुबारक और वबाई सूरत हाल पे खास तौर पर। मैं इस पर एक बात कहने के बाद दुआ का आगाज़ करता हूँ जी। वो ये है कि हमें बहुत डराया गया और बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं हम सब लोग। अल्लाह ताला से खौफ खाएं और अल्लाह का खौफ दिल में पालें। वायरस भी अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह की किसी भी मखलूक का अपने दिल में खौफ रखना अल्लाह के सिवा, ये अल्लाह के साथ शिरक है। लिहाजा अल्लाह से डरें और अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल में पालें। दूसरी बात इसमें यह है कि इस बात का खौफ मत खाएं कि हम किस वबा से या किस मर्ज से मर जाएंगे। असल जो चीज़ सोचने की है और जो गौर व फिक्र करने की है और जिसमें तब्दीली पैदा करने की है, वो ये है कि मुझे इस वायरस से मौत आए या किसी और मर्ज के साथ मरूं, मुझे मरना तो है। मुझे फ़र्क इस बात पर पड़ना चाहिए कि मैं जब भी मरूं तो मैं किस अकीदे पर और किस अमल पर मरता हूं। मैं जब गिरूंगा अल्लाह के सामने मैं सुरखरू हो पाऊंगा, वो चाहे मैं इस वायरस छोड़ हज़ारों बीमारियों से बच जाऊं, लेकिन और बिल्कुल तबई मौत में सैकड़ों साल की ज़िंदगी भी जी कर जाऊँ, अगर मेरा मरना अल्लाह के रास्ते में नहीं और मेरा मरना अल्लाह ताला को पसंद नहीं और मेरा जीना अल्लाह को पसंद नहीं, तो वो ज़्यादा डरने की बात है। इसलिए कि उस मौत पर फरमाया कि जो आदमी जिस अमल पर मरता है या जिस अकीदे पर मरता है उसी के साथ उसका खात्मा होगा। अगर किसी शख्स ने आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और वो तौहीद पर कायम रहा और उसने अपने अमाल को दुरुस्त कर लिया, तो इसका मरना इसके काम आ जाएगा इंशाअल्लाह। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा ला तुहलिकना बिअज़ाबिक, अल्लाहुम्मा ला तुहलिकना बिअज़ाबिक, अल्लाहुम्मा ला तुहलिकना बिअज़ाबिक, अल्लाहुम्मा ला तक़तुलना बिग़ज़बिक वला तुहलिकना बिअज़ाबिक व आफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकि शकाई व सूइल क़ज़ाई व शमाततिल आदा। इलाहुल आलमीन, पूरे पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रख। अल्लाह पूरे पाकिस्तान के हर फ़र्द को, हर शख्स को इस वबा से महफूज फरमा। अल्लाह हम सब को खैर की ज़िंदगी अता फरमा और हम सब को खैर वाली मौत अता फरमा। ए अल्लाह, अपनी रहमत से तू काफ़ी हो जा, आलम इस्लाम से बिलखुसूस और पूरी दुनिया से इस वबा का ख़ात्मा फरमा। अल्लाह, इस वबा में जो लोग वफ़ात पा गए तो उनके लिए अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल दे। इस वबा के हवाले से जैसे कि तेरे नबी ने हम तक खबर पहुँचाई, जो शख्स सही अकीदे पर रहता हुआ किसी वबाई मर्ज़ के साथ फौत हो जाए वो शहीद की मौत मरता है। अल्लाह, तुम्हारे बहन भाई जो इस वबा में वफ़ात पा गए हैं उनको शहादत की मौत अता फरमा और उनके वरसा और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा। अल्लाह, पाकिस्तान के मामलात को आसान फरमा। ये इतने सारे बोझ उठाने के लायक और काबिल नहीं, तो अपनी रहमत से आसानियों के दरवाज़े खोल दे। अल्लाह, हम सबको बेहतर और अच्छे फ़ैसले करने की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह, हमारे दिलों में खालिसतन अपना डर और अपना खौफ पैदा फरमा, अपनी खशियत से नवाज। अल्लाह, हमारे रमज़ान के रोज़ों को कबूल फरमा। अल्लाह, हमारी रमज़ान की इबादत को कबूल फरमा। अल्लाह, हमारी इबादत को कबूल फरमा और जो हमसे कोताही कमी हो जाए वो मुआफ़ फरमा के हमारे लिए आसानियों के दरवाज़े खोल दे। रब्बिग़फिर वरहम अन्त खैरुर राहिमीन व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।